हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ अर्चना पर्वत। मैं आपको इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों पढ़ा रही थी। इनकम टैक्स का अर्चना पर्वत इनकम टैक्स क्लासेस पर अपलोड है। जीएसटी का जो लेक्चर है जीएसटी एपिसोड के नाम पर अपलोड है। मैं आपको यहाँ पर जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों ही पढ़ाऊंगी। थोड़ा अभी 2-3 महीने से क्लास अपलोड नहीं हो पा रही थी, थोड़ी इश्यूज थे। अभी क्लास रेगुलरली अपलोड होगी। पहले तो मैं आपको जो पढ़ा रही थी वो था टैक्स, सैलरी और पीजीबीपी हमारा चल रहा था इनकम टैक्स में, और जीएसटी में हमारा क्या चल रहा था, जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जीएसटी कैसे आया, ये कंसेप्ट चल रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आज की क्लास में ओवरव्यू दूंगी। ये वाला क्लास हमारा जो है ये अपलोड होगा हमारा एपी जोन, जीएसटी एपी जोन के क्लासेस पे। जैसे कि अभी आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूंगी अभी कि जो टैक्स होता है ना, टैक्स वो कैसे आया। अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, टैक्स का ओवरव्यू देखेंगे, टोटल ओवरव्यू ऑफ टैक्स, दोनों का ओवरव्यू ऑफ टैक्स। टैक्स का ओवरव्यू हम देखेंगे आज की क्लास में कि हमारा जो टैक्स है दो तरह का है, जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। वो दोनों टैक्स कैसे आए ये हम देखेंगे आज की क्लास में ओवरव्यू ऑफ टैक्स में। जैसे कि मैं अगर आपको बोलूंगी, जो हर एक टैक्स का मीनिंग होता है कि टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। टैक्स कहाँ से आया है? टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। अगर मैं ऐसे आपको बोलूंगी तो हर कोई मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज तो हो जाएगा, मतलब टैक्स बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, हम उसी को ही टैक्स बोलेंगे जो हम किसी एक्ट के बेस पर कलेक्ट करेंगे और किसी रूल के बेस पर कलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर से, तो उसे ही हम बोलेंगे टैक्स है। टैक्स का मतलब है क्या? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज, मतलब टैक्स हमको देना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। तो हम कब टैक्स देंगे? जब हम एक रूल के बेस पे टैक्स देंगे, एक एक्ट के बेस पे टैक्स देंगे, तब उससे हम बोलेंगे टैक्स। एक्चुअली में हम टैक्स दे रहे हैं, नहीं तो हर एक फाइनेंशियल मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज टैक्स नहीं होता। ये आप याद रखना। अगर हम किसी एक्ट के बेस पर टैक्स देंगे और किसी रूल के बेस पर टैक्स देंगे, कोई भी मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज किसी एक्ट के बेस पर और रूल के बेस पर देंगे तो वो बन जाएगा टैक्स। देन टैक्स का मीनिंग क्या है मैं यहाँ लिख रही हूँ। आज के कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे सिर्फ ओवरव्यू ऑफ टैक्स, दो तरह के टैक्स, डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, देखो टैक्स। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। किससे आया है? टैक्सो से आया है। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। मैं रिपीट इसीलिए कर रही हूँ, आपको याद हो जाए, याद रखना। जैसे कि टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। अगर किसी को एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो लिखना आप टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। इट इज ए, मैं बुला कर लिख रही हूँ, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। इट इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज। टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। मतलब टैक्स हमको देना क्या है? मैंडेटरी है, बट हम टैक्स देंगे किसी एक्ट के बेस पर और किसी रूल के बेस पर, तभी उसको टैक्स बोला जाएगा। टैक्स एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड अपॉन ए टैक्स पेयर। टैक्स एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। अभी इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो टैक्स है ना, वो दो तरह का होता है। टैक्स जो है वो कितने तरह का होता है? टैक्स जो है वो बेसिकली हम देखेंगे दो तरह का टैक्स होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी लॉ के लैंग्वेज में बोलूंगी
अगर लेवी एंड बर्डन एंड सेम पर्सन तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अगर लेवी एंड बर्डन दोनों दूसरे पर्सन पर हो गए तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ऐसा नहीं, ऐसा मैं लॉ के लैंग्वेज में लिखा है। मतलब अगर सिंपल भाषा में हम इसे समझेंगे, डायरेक्ट टैक्स का मतलब अगर लेवी जिस पर हो रहा है बर्डन भी उसी पर आ रहा है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे, अगर लेवी किसी और पर बर्डन किसी और पर तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि जो सप्लायर्स है, जो सप्लायर होते हैं जो हमको सामान देते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये क्या हुआ, वो कस्टमर्स के जेब में हाथ डालते हैं सप्लायर और कस्टमर के जेब से लेकर गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। लेवी किसी और पर, बर्डन किसी और पर। और डायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलेंगे, जिसके ऊपर लेवी होगा उसके ऊपर ही बर्डन आएगा, मतलब इनकम टैक्स। क्यों उसको डायरेक्ट टैक्स हम बोलेंगे, इसीलिए कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा तो हमको ही देना पड़ेगा इनकम टैक्स, अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स। मतलब लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पर आया तो वो डायरेक्ट टैक्स है। लेवी एंड बर्डन अगर दूसरे पर्सन पर आया तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। हम अगले क्लास में भी देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंसेस। ओके, अभी डायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आएगा, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आएगा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा आएगा इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आएगा। देन इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आएगा, जीएसटी आएगा और कस्टम आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी आएगा और कस्टम आएगा। नोट्स की चिंता आप मत करना, नोट्स में अपलोड करूंगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से मैं आप लिंक पर क्लिक करना, फिर टेलीग्राम में आप नोट्स को डाउनलोड करना। जैसे कि अभी टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आएगा और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा, उसके साथ साथ कस्टम आएगा। देन अभी इनकम टैक्स किससे बोलते हैं, जो हम इनकम के ऊपर देते हैं उसी को इनकम टैक्स बोलते हैं। और बाकी जो है जीएसटी हम किस पर देते हैं, सप्लाई के ऊपर जीएसटी देते हैं ना। सप्लाई मतलब किसका, गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस एंड बोथ नहीं, गुड्स और सर्विस और बोथ। क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहा है, जो सिर्फ गुड्स ही बेच रहा है, तो क्या उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं, उस पर जीएसटी लगेगा। इसीलिए क्या होता है, जो पर्सन है वो सिर्फ गुड का सप्लाई कर रहा है और कोई सर्विस का सप्लाई कर रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सर्विस का सप्लाई कर रहा है, और कोई ऐसा है जो दोनों का सप्लाई कर रहा है, मतलब गुड्स का भी और सर्विस का भी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जो गुड्स का सप्लाई जो है, जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है वो भी जीएसटी देगा, जो सिर्फ सर्विस का सप्लाई कर रहे हैं वो भी जीएसटी देगा। ऐसा भी एक, जैसे कि पार्लर का सेक्टर है, वो गुड्स का भी यूज करते हैं और सर्विस का भी सप्लाई करते हैं। मतलब उस केस में क्या होगा, दोनों गुड्स और सर्विस का वो सप्लाई करते हैं, इसलिए वो दोनों का दोनों टैक्सेबल हो जाएगा। देन अभी कस्टम किस पर लगता है, कस्टम लगता है अगर क्या होता है, अगर आप इंपोर्ट करते हो और एक्सपोर्ट करते हो गुड्स नॉट सर्विस, तो आपके ऊपर कस्टम लग जाएगा। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखो मैं लिख रही हूँ, जैसे कि पहले तो मैं नोट्स आज अपलोड कर दूंगी, जो भी यहाँ पर लिख रही हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर जो आया, इनकम टैक्स जो है वो किस पर लगता है, इनकम के ऊपर। किस पर, इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर इनकम टैक्स। जीएसटी किस पर लगता है, जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ये लगता है जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। देन कस्टम किस पर लगता है, कस्टम लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट सर्विस। ओके, याद रखना यहाँ पर गुड्स है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर कस्टम लगता है। एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का दूसरा मीनिंग है, मैं ये आपको बताती हूँ। जैसे कि एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आप अगर ये देखोगे एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम इंपोर्ट का मीनिंग देख लेते हैं। इंपोर्ट का मीनिंग होता है बाहर से सामान इंडिया में आना, बाहर का नहीं, बाहर से सामान इंडिया में आना, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। इंडिया से सामान बाहर जाना, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट।
इंडिया का सामान नहीं, इंडिया से सामान बाहर जाना, इसको बोलते हैं, यहाँ पर से और का भी डिफरेंस है, इसको बोलते हैं क्या, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग क्लियर है। अब हम देखेंगे, अब क्या देखेंगे कि इनकम किस पर लगता है, इनकम के होने पर, इनकम के अराइज होने पर इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी जो लगता है सप्लाई होने पर, और कस्टम जो लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आपको पता होगा इनकम जो आता है ना, हमारा इनकम आने का जो होता है सोर्स, वो क्या होता है, आने का सोर्स अनलिमिटेड है, हम कहीं से भी इनकम कमाते हैं, कहीं से भी हम इनकम कमा लेते हैं, बट इनकम के जाने का सिर्फ कितना हेड्स है, 5 हेड्स है इनकम में, सिर्फ इतना ही सोर्स है, मतलब लिमिटेड सोर्स है, इनकम के आने का अनलिमिटेड सोर्स है, बट जाने का लिमिटेड सोर्स है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं देखूंगी, हम जो पढ़ेंगे टैक्स, इनकम टैक्स, उसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड की हूँ, और एक पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक पार्ट 3। पार्ट 3 में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है बेसिक कंसेप्ट का, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, और पार्ट 1 में ही हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम। देन पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे क्या, टीडीएस, टीसीएस, असेसमेंट कॉन्सेप्ट जो है, असेसमेंट, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट, ये वाला अपील डिवीजन, ये वाला पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, एडवांस टैक्स, बस ये हो गया 3 पार्ट। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट। पार्ट 1 में और पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस, पार्ट 2 में 5 हेड्स ऑफ इनकम, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टीडीएस और टीसीएस। इसके बाद और क्या हम पढ़ेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स में क्लियर हुआ, हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 5 हेड्स ऑफ इनकम, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे टीडीएस और टीसीएस, देन और एडवांस टैक्स। इसके बाद अगर मैं देखने जाऊं, इसके बाद और क्या रहा, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या आता है यहाँ पर, 5 हेड्स ऑफ इनकम, हम इनकम में हमारा क्या आता है, पहला तो हमारा आता है सैलरी, दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आता है पीजीबीपी, चौथा आता है कैपिटल गेन, पांचवा आता है अदर सोर्स। ओके, ये है हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम। डोंट वेरी, ओवरव्यू का क्लास है, ओके, तो टेंशन मत लेना, आगे का क्लास में अपलोड होगा डिटेल्स में। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। सैलरी में ये जो है, ये सिर्फ 5 हेड है, मतलब हमारा इनकम कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमारा जो जाएगा इनकम वो किस हेड में जाएगा, 5 हेड्स में, ओनली सैलरी में जाएगा, या हाउस प्रॉपर्टी में, या पीजीबीपी में, या कैपिटल गेन में, या फिर अदर सोर्स में। पीजीबीपी का फुल फॉर्म है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सीजी का मतलब कैपिटल गेन है, अदर सोर्स, ओएस का मतलब अदर सोर्सेज है। अगर सैलरी में कब हमारा इनकम जाता है, अगर हम देखेंगे सैलरी में कब हमारा इनकम जाता है, जब हमारा सैलरी से इनकम आ रहा हो। सैलरी से इनकम हमारा कब आएगा, जब हमारा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो, तब आएगा सैलरी से इनकम, तब हमारा इनकम जाएगा सैलरी में। हाउस प्रॉपर्टी में कब जाएगा हमारा इनकम, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा जब हमारा क्या होगा, हाउस प्रॉपर्टी में तभी जाएगा जब हमारा कुछ रेंटल इनकम आएगा। लेकिन याद रखना, रेंट में देना हमारा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अगर प्रोफेशन हो जाए तो वो पीजीबी में जाएगा, तो इसीलिए वो आएगा हाउस प्रॉपर्टी में। मतलब हाउस प्रॉपर्टी में कब इनकम आएगा, जब हमारा रेंटल इनकम आएगा तब वो हाउस प्रॉपर्टी में। पीजीबी में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई हम बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी हम गेन्स कमा रहे हैं, कोई भी इनकम आ रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, पीजीबी में जाएगा। कैपिटल गेन में अगर हम कुछ कैपिटल एसेट क्या है वो तो हम देखेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर में। कैपिटल गेन में
अगर कोई हम कैपिटल एसेट सेल करके उससे कुछ इनकम कमा रहे हैं तो वो जाएगा कैपिटल गेन के चैप्टर में। देन अदर सोर्स में क्या जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा अगर ऐसा कोई इनकम है जो इन 4 हेड में नहीं जाएगा, ना ही वो सैलरी में जाएगा, ना ही वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, ना ही वो कैपिटल गेन में जाएगा, ना ही वो पीजीबीपी में जाएगा, देन वो कहाँ पर आएगा, वो आएगा अदर सोर्स में। मतलब जिसको कहीं मौत नहीं मिलती वो अदर सोर्स में ही मरेगा। मतलब जैसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम जिसका कोई नहीं उसका भगवान, वैसे ही सैलरी में जो जो ऐसा कोई इनकम है जो सैलरी में नहीं आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, पीजीबीपी में नहीं आएगा, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, देन वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अभी हम देखे क्या देखे, सैलरी में कब इनकम आएगा। अभी हम 2 कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि 2 कंसेप्ट में क्या है, 2 कंसेप्ट हम देखेंगे अभी। एक तो देखेंगे 3 कंसेप्ट देखेंगे। पहले तो देखेंगे व्हाट इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन और एक कंसेप्ट देखेंगे व्हाट इज सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है। और एक कंसेप्ट देखेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 3 कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। पहले देखेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन सिटीजन ऑफ इंडिया, देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे तभी तो हम टैक्स देंगे। अगर हम नॉन रेसिडेंट हुए, एनआर हुए, तो क्या करेंगे। इंडिया में टैक्स देना मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है। अगर हम बाहर ही सब कुछ कर रहे हैं, बाहर ही इनकम कमा रहे हैं, बाहर ही, ऐसा भी एक कंसेप्ट है जो कहीं पर भी टैक्स देने की लायबल नहीं है, फिर भी वो इंडिया में टैक्स देगा। ये है, ये न्यू कंसेप्ट है, ये अमेंडमेंट आया था ये इनकम टैक्स के रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में। वैसे छोड़ो, जैसे कि हम देखेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 3 कंसेप्ट हम देखेंगे। अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, बाद में हम डिटेल्स में देखेंगे। रेसिडेंस ऑफ इंडिया जो वो क्या बोलता है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 रेसिडेंशियल स्टेटस जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक है, रेसिडेंशियल स्टेटस में क्या बोलता है, रेसिडेंट अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, मतलब वो इंडिया का रेसिडेंट कब बनेगा, अगर वो रेसिडेंशियल स्टेटस के जो चैप्टर्स है उसमें जो कंडीशंस है उसको वो फुलफिल करेगा, देन वो बन जाएगा क्या, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा कोई पर्सन है, मतलब आपको रेसिडेंट बनना है तो कंडीशन सेटिस्फाई करने होगी, इनकम टैक्स के जो कंडीशन है रेसिडेंशियल स्टेटस में उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, फिर आप जाकर रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाओगे। देन सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आपका रेसिडेंट होना या ना होना आपके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्ट में क्या कंडीशंस दिया है, ये बोलता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, आपके सिटीजन होना या ना होना वो आपके ऊपर नहीं है, आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का बर्थ 1950 के बाद, आफ्टर 1950 टिल 1987 में हुआ है, तो उसका बाय बर्थ ही वो इंडियन सिटीजन है। उसका पेरेंट्स का अगर बर्थ इतने में हुआ है तो वो बंदा जो है वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका 1987 के बाद ही बर्थ हुआ है और 2004 में हुआ है, तो उसका आइदर मम्मी और पापा, अगर वो मम्मी और पापा दोनों ही पेरेंट्स, मतलब कोई एक अगर इंडियन सिटीजन है देन वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, मम्मी और पापा का बर्थ। देन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका बर्थडे 2004 के बाद हो रहा है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों अगर मम्मी और पापा दोनों के दोनों अगर इंडियन सिटीजन है देन वो इंडियन सिटीजन बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल निक जोनस जी और प्रियंका जी, निक जोनस जी बाहर की है और प्रियंका इंडिया की है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन मिलेगी तब कहीं जाकर वो बन जाएगा इंडियन सिटीजन। वैसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इंडियन सिटीजन उसको बनना है तो उनका जो बच्चा होगा वो 2004 के बाद होगा, तो 4 के बाद हुआ तो दोनों ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मतलब आइदर मम्मी और पापा दोनों अगर इंडियन सिटीजन हुए देन वो बच्चा इंडियन सिटीजन हो जाएगा। यहाँ पर तो दोनों ही मतलब बाहर की है, प्रियंका जी इंडिया का है बट निक जोनस जी बाहर के हैं, तो उस केस में क्या होगा, दोनों का दोनों अगर इंडियन सिटीजन होते तो कहीं जाकर वो इंडियन सिटीजन बन जाता। अब तो दोनों में एक ही बाहर है तो एक इंडिया का है, तो वो बच्चा जो उनका होगा वो इंडियन सिटीजन नहीं बन सकता। रादर देन अगर उसको परमिशन मिल गया हमारे इंडिया से तो वो बन जाएगा।
देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या आएगा, जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अनडिवाइडेड इंडिया से बर्न हुआ है, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में मतलब जिस टाइम में इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही मतलब मिलकर रहते थे, उस टाइम में अगर वो बर्न हुआ है तो वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है, सॉरी वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ हुआ है इसीलिए। देन उसके बाद हम देखेंगे कि सैलरी, अभी क्लियर हो गया कि हमारा इनकम का आने का अनलिमिटेड सोर्स है, जाने का लिमिटेड सोर्स है, टैक्स एक लैटिन और टैक्सोस आया है, इट इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एंड मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेविड बाय टैक्स पेयर। देन उसके बाद टैक्स देना हमको मैंडेटरी है, बट अगर हम कुछ लॉ के बेस पर, और हर एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज टैक्स नहीं होता, अगर हम एक लॉ के बेस पर, एक रूल्स के बेस पर, एक्ट के बेस पर टैक्स दे रहे हैं, देन वो एक टैक्स गिनी जाएगी, उसको हम बोलेंगे टैक्स है। देन उसके बाद हम पढ़े कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। देन इंडियन रेसिडेंट क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। इसके बाद हम अभी देखेंगे, इसके बाद हम अभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारा इस साल फरवरी में आएगा, क्या आएगा, बजट आएगा, फरवरी 1 में बजट आएगा ना, तो देन उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज एक्ट, व्हाट इज एक्ट, ACT एक्ट है, बड़ा ए, एक्ट में हमेशा याद रखना है, ए जो लिखना है बड़ा लिखना है, सी छोटा, एक्टिव छोटा। देन एक्ट, एक्ट का मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे एक्ट का मीनिंग क्या है, अगर ये सब वर्ड है ना बाद में आएगी तो इसीलिए मैं लिखा रही हूँ। एक्ट का मतलब देखेंगे, रूल्स का मतलब देखेंगे, रूल्स का मतलब देखेंगे, व्हाट इज फाइनेंस बिल, देन what is budget speech, budget speech, and what is memorandum explaining finance bill, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, ये 3 कंसेप्ट अभी देखेंगे। देन बाद में और भी कंसेप्ट हम देखेंगे, जैसे कि एक्ट का मतलब क्या होता है, सर्कुलर और नोटिफिकेशन भी, सर्कुलर और नोटिफिकेशंस, ये सब क्या होता है। जैसे कि पहले हम देखेंगे एक्ट, एक्ट क्या होता है, एक्ट का मतलब होता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बोलता है एक्ट। इन सिंपल, हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बोलता है एक्ट। रूल्स क्या बोलता है, रूल्स बोलता है हाउ टू डू, हमको कैसे करना चाहिए। ये एक्ट क्या बोलता है, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये बोलता है नॉट टू डू, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये बोलता है एक्ट। रूल्स क्या बोलता है, हाउ टू डू। एक्ट सिर्फ यह बोलता है कि ये आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। रूल्स क्या बोलते हैं, हमको कैसे करना है, अगर कुछ करना है तो हमको कैसे करना है, ये बोलता है रूल्स। देन बजट स्पीच, आपको पता है इस साल फरवरी में बजट आएगा, हमारा जो बजट आएगा, निर्मला सीतारमण जी हमारे जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या बोलते हैं, जो उनके हाथ में एक आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक पतला सा पेपर होता है जिनसे वो पढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बजट स्पीच। बजट स्पीच जो उनके हाथ में होता है, जो वो देखकर पढ़ती है, उसे बोलते हैं बजट स्पीच। देन उसके बाद बजट, व्हाट इज बजट स्पीच, तो आप क्या बोलेंगे, जो निर्मला सीतारमण जी के हाथ में होता है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए बोल रही हूँ, जो जिससे वो पढ़कर हमको बता दिए कि ये है, ये हमारा इस साल का बजट है, ये सेक्टर में इतने, ये हेड में हमारा इतना एक्सपेंसेस का होगा, ये सब बजट है, उसे बोलते हैं बजट स्पीच। फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल होगा थोड़ा डिटेल्स में, मतलब बजट स्पीच के थोड़ा डिटेल्स में होगा फाइनेंस बिल। देन मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, मतलब क्यों ये चेंजेस, मतलब बजट में क्या क्या आएगा, डिटेल्स में क्यों आया बजट में इस साल इतना चेंजेस, ये बोलेगा मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। मतलब फाइनेंस बिल को डिटेल्स में अगर कुछ बोलेगा तो डिटेल्स में देखना है तो मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में हम देख सकते हैं रीजन क्या थे, ये बोलेंगे मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल।
उसके बाद इसके बाद हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे व्हाट इज नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस क्या है, सर्कुलर क्या है, टैक्स इवाजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स इवाजन अवॉइडेंस और टैक्स इवाजन अवॉइडेंस और टैक्स हेवन क्या है, और देखेंगे और क्या देखेंगे, टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग बस। अभी इतना कम से देखेंगे पहले तो। अभी इसके बाद हम देखेंगे अभी नोटिफिकेशंस क्या है, सर्कुलर्स क्या है, टैक्स इवाजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स हेवन टैक्स प्लानिंग क्या है। पहले तो नोटिफिकेशंस क्या होता है। नोटिफिकेशंस हमारा जो आता है वो आरसीसी के ऊपर, उसके साथ साथ आरसीसी क्या है ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर में बोलूंगी। आरसीसी मतलब एक पर्सन जो इनकम टैक्स में टैक्स देता है उसको टैक्स देता है, और उसके साथ साथ अदर कोई पेनल्टी देता है, इंटरेस्ट देता है, तो उसको हम आरसीसी बोलेंगे इनकम टैक्स में। देन नोटिफिकेशंस, सर्कुलर, टैक्स इवाजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स हेवन एंड टैक्स प्लानिंग। पहले तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो आता है थोड़ा थोड़ा अगर कुछ चेंजेस आया, नोटिफाई किए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो उस केस में जो नोटिफिकेशन आएगा वो बाइंडिंग होगा दोनों के ऊपर, मतलब हमारा डिपार्टमेंट के ऊपर, आरसीसी के ऊपर, दोनों के ऊपर हमारा बाइंडिंग होगा। अगर कोई सर्कुलर्स क्या होता है, सर्कुलर्स अगर कोई चेंजेस आया सर्कुलर्स में आया तो वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर, मतलब आरसीसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। आरसीसी के ऊपर नोटिफिकेशन बाइंडिंग होता है, सर्कुलर नहीं होता है। देन टैक्स इवाजन क्या होता है, टैक्स इवाजन पहले हम टैक्स प्लानिंग देखते हैं। अच्छे बात हम पहले सीखेंगे, जैसे कि टैक्स प्लानिंग। हम टैक्स प्लानिंग क्यों बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अगर हम लीगली तरीके से डिडक्शन और एग्जेम्पशन को यूज करके, जो लॉ में लिखी गई डिडक्शन, चैप्टर 6 के डिडक्शन होता है, डिडक्शन और एग्जेम्पशन इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह की डिडक्शन होता है। अगर हम डिडक्शन यूज करके कुछ टैक्स को घटा रहे हैं, लीगली तरीके से टैक्स को कम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम टैक्स प्लानिंग। ओके, देन टैक्स इवाजन और टैक्स अवॉइडेंस क्या है, टैक्स इवाजन जब हम इलीगली तरीके से टैक्स को कम कर रहे हैं, इलीगली तरीके से टैक्स को कम करने को बोलते हैं टैक्स इवाजन। ओके, टैक्स अवॉइडेंस क्या है, लॉ में कुछ लूप होल्स है उसको हम निकालेंगे फिर हम टैक्स को कम करेंगे, ये बोलता है टैक्स अवॉइडेंस। और टैक्स हेवन क्या है, टैक्स हेवन का क्या मतलब है, टैक्स स्वर्ग है नहीं, टैक्स हेवन का मतलब है जिस कंट्री, ऐसे कोई कंट्रीज है जैसे कि दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, वहां पर आप देखेंगे वहां पर टैक्स नहीं होता, तो उसको बोलेंगे क्या, टैक्स हेवन कंट्री। वो टैक्स देने की जरूरत नहीं, वहां के लोग टैक्स ही नहीं देते, तो उसको बोलेंगे टैक्स हेवन कंट्री। दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर वो टैक्स हेवन कंट्री है, वहां पर टैक्स नहीं है। तो उसके बाद इसके बाद हम कल की क्लास में क्या देखेंगे, ये खत्म हो गया आज की क्लास। अभी हम कल की क्लास में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा कल का कंसेप्ट है कि डिफरेंसेस क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके, डिफरेंस देखेंगे कल की क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर थोड़ा सा भी मेरा क्लास आपके लिए मतलब हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट, लव यू ऑल।